रात का समय था। एकांश अपने बेड पे अच्छी नींद में था। बाहर से एक लाइट की थोड़ी सी रोशनी एकांश के कमरे में पड़ रही थी। कुछ आवाज सुनकर एकांश की आंख खुल जाती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसके रूम के कोने में कोई खड़ा है और रो रहा है। वो एक लड़की के रोने की आवाज है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत दर्द में हो और धीरे से रो रहा हो। एकांश डर जाता है और पूछता है, कौन? दीदी, कौन है वहां? एकांश डरते हुए रूम की लाइट ऑन करता है और देखता है कि कोने में कोई नहीं था। जैसे ही वो चैन की सांस लेता है, उससे अब रोने की आवाज किचन से आने लगती है। वो धीरे से उठ के डरते हुए किचन में जाता है। वहां देखता है कि सिंक में पानी का टैप खुला है। वो टैप बंद करके जैसे ही मुड़ता है, उसके सामने एक औरत सफेद कपड़े में बाल उलझे हुए सामने खड़ी है। एकांश पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी उसी जगह रुक जाती है। वो औरत रोते हुए उसके पास आती है। उसका रोना भयानक दर्द से भरा हुआ था। एकांश हिल नहीं पाता, जैसे किसी ने उसको जकड़ के पकड़ लिया हो। देखते ही देखते वो औरत एकांश के करीब आ जाती है और उसकी कलाई पकड़ लेती है। एकांश चीख नहीं पाता और वो औरत एकांश के कान में धीरे से बोलती है, मुझे बचा लो एकांश, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। बचाओ मुझे, बचा लो। और ये कहते ही वो फिर से उसकी कलाइयों को जोर से पकड़ लेती है। एकांश एकदम से नींद से उठ जाता है और देखता है कि उसकी कलाई जल रही है। उसको ऐसा लगता है कि वो रात भर सोया नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। सुबह होते ही सुधीर ने अपने भाई शैलेंद्र को कॉल किया। भैया, रात को आपने जमीन को लेकर कॉल किया था। हाँ सुधीर, मैं तुम्हें अभी जमीन के सारे कागजात भिजवा देता हूँ। भैया, आप मुझे जमीन के कागजात मत भेजिए। क्यों, क्या हुआ सुधीर? भैया, क्या आप मुझे जमीन के बदले पैसे दे सकते हैं? लेकिन तुम्हें जमीन क्यों नहीं चाहिए? भैया, असल में एक विला की डील मिली है, जिसके लिए मुझे जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना है और मुझे इस वक्त जमीन की नहीं, पैसों की जरूरत है। ठीक है, तुम जैसा चाहो। भैया, अगर हो सके तो क्या आप मुझे कल तक पैसे भिजवा देंगे? अब मैं आज शाम को ही तुम्हारे घर पैसे भिजवा देता हूँ। ताऊजी को रात से ही इसी पल का इंतजार था कि कब सुबह हो और कब उनके सर से ये जमीन की बला टले। लेकिन पापा के साथ क्या चल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं पहली बार देख रहा था कि पापा सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहे थे। उन्हें सिर्फ वो विला दिख रहा था और पैसों का इंतजाम हो जाने के बाद वो अब विला मम्मी और दीदी को भी दिखाना चाहते थे। अरे सुनती हो श्रवणी, चलो आज तुम भी उस विला को देख लो। हाँ, आज तो मैं भी देखूंगी क्या है ऐसा उस विला में जो आप उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अरे तुम उस विला को देखोगी तो बस देखती ही रह जाओगी। तुम्हारा मन भी वहाँ रहने को करने लगेगा। एक बार चलकर देखो तो सही। हाँ ठीक है। मैं दिया को भी बोल देता हूँ, वो ऑफिस से सीधा विला ही आ जाएगी। पापा ने तो विला में जाने के सपनों को बुनना शुरू कर दिया था। लेकिन दूसरी ओर जब ताऊजी ने पापा से बात करके फोन रखा तो ताई जी ने उनसे पूछा, अचानक आपको क्या हुआ? आप सुधीर को पैसे क्यों दे रहे हो? हाँ, उसे एक विला खरीदना है और वैसे उसके बदले वो जमीन हमारी हो जाएगी। अगर उसे विला खरीदना है तो वो अपने पैसों से खरीदे। ये जमीन तो सालों से हमारी ही है, भला हम उसे पैसे क्यों दें? मैं तुम्हें वजह बता भी दूं तो भी तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी। ऐसा क्या हो गया? ताऊजी ने उन्हें रात को हुए भयानक हादसे के बारे में बताया। सुनते ही ताई जी भी घबरा गईं। कहीं सच में सुधीर ने जादू टोना तो नहीं कर दिया? इतना सब हो गया, आपने मुझे उस वक्त ही क्यों नहीं बताया? मैं बता भी देता तो तुम मेरा यकीन नहीं करती। वैसे भी आज शाम को उसे पैसे देकर ये किस्सा खत्म करते हैं। यहाँ मम्मी और पापा के साथ मैं भी फिर से विला देखने आ गया था।
मेरे मन में अभी भी रात का सपना ही चल रहा था कि वो कौन थी और उसे क्या चाहिए था। पिछली बार की तरह ही पापा ने विला के गेट पर पहुंचते ही तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए थे। जैसे ही मैंने विला के अंदर अपना कदम रखा, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, बिल्कुल कल रात के सपने की तरह। मैं यहाँ हूँ, मुझे निकालो, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। जैसे ही मेरे कानों में ये आवाज पड़ी, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे इस आवाज की तरफ खींच रहा है। मेरे हाथ और पैर को ये क्या हो गया? ये अचानक सुन क्यों पड़ गए? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे शरीर को जंजीर से बांधा हो। मुझे घुटन सी होने लगी थी। मैं बस उस विला के बाहर भागना चाहता था, पर न जाने क्यों मैं अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा ही नहीं पा रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इस विला में आते ही मेरे साथ ये अजीब सी चीजें क्यों होने लगती हैं? ये किसकी आवाज थी? ऐसा क्या है यहाँ जो? उसी समय दीदी विला के अंदर आई। एकांश, क्या हुआ? तू इस तरह यहाँ क्यों खड़ा है? अंदर चल। दीदी, मैं अपने पैर बिल्कुल हिला नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे जंजीर से बांध दिया हो। तू और तेरा नाटक। दीदी के वहां से चले जाने के कुछ देर बाद अचानक ऊपर की ओर से उनके चिल्लाने की आवाज आई। एकांश, एकांश। और अचानक से मुझे लगा जैसे मेरे हाथ और पैर खुल गए हों, जैसे किसी ने सालों से बंधी जंजीर खोल दी हो। मुझे लगा दीदी किसी मुसीबत में पड़ गई हैं, इसीलिए मैं सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर की ओर जा रहा था। मैं भागते हुए जैसे ही दीदी के पास पहुंचा। क्या हुआ दीदी? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ तुझे? तो इस तरह हाफ क्यों रहा है? आप यूं चिल्ला रही थी, मुझे लगा आपके साथ कुछ बुरा हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं तुझे ये बताने के लिए बुला रही थी कि ये देख, ये कमरा मेरा होगा। कितना बड़ा कमरा है ये। तो इस कमरे में आने की सोचना भी मत। हाँ दीदी, ठीक है। आप भी ना। मैंने तो सोच लिया है कि मैं इसी कमरे में रहूंगी, और तू इस कमरे के आसपास भटकना भी मत, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। दीदी, मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है। मैं इस कमरे में क्यों आऊंगा? कोई पागल ही होगा जो यहाँ रहने के लिए नहीं आएगा। देख रहा है कितना प्यारा, खूबसूरत और आलीशान विला है ये। नहीं दीदी, ये विला जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही अजीब भी है। आपको पता है, विला में घुसते ही मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। दिन में भी सपने देखने लगा है तू? अरे दिख नहीं रहा है क्या ये कितनी अच्छी जगह है? ऊपर से इतने बड़े शहर में होकर भी ये घर चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। उस वक्त बस मैं यही सोच रहा था कि दीदी को अपनी बात का विश्वास कैसे दिलाऊं। उतने में ही दीदी फिर बोल पड़ी। एकांश, ये देख, ये खिड़की से वो झरना देख। झरना कितना नजदीक है ना, और कितना सुंदर भी। जब मैं यहाँ रहूंगी ना, तो पूरे टाइम मैं इस खिड़की पे ही बैठी रहूंगी। झरना भी दिखेगा और पानी की आवाज भी सुनती रहूंगी। और तो और घने पेड़ पौधे होने की वजह से सुबह सुबह चिड़िया भी हमारे आसपास उड़ती और चहकती रहेगी। उतना ही भयानक और खतरनाक भी। चुप कर एकांश, क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है? देखना कितना मस्त झूला लगा हुआ है आंगन में। दीदी ने जैसे ही झूले की ओर इशारा किया, मैं बस उस झूले को देखता रहा। उसके बाद दीदी दूसरे कमरे में चली गई। तभी अचानक झूला अपने आप हिलने लगा। मैं घबरा गया। मैंने देखा हवा का कहीं भी नामो निशान नहीं था, पर फिर भी झूला आगे पीछे तेजी से झूलने लगा, मानो जैसे कोई उस पर झूल रहा हो। फिर मैं भागकर दीदी को बुलाने गया और दीदी को फिर से कमरे में ले आया। दीदी, वो देखो वहां झूले को। हाँ, क्या हुआ? नहीं दीदी, ध्यान से देखो, वो अपने आप हिल रहा है। अरे यहाँ हवा देख कितनी तेज है, और इतनी तेज हवा से तो झूला हिलेगा ही। अरे अभी तो हवा नहीं थी, ये अचानक कैसे चलने लगी? दीदी, वो झूला हवा से नहीं हिल रहा है। चुप कर एकांश, जब से आई हूँ तब से कुछ भी बोले जा रहा है। कोई भी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था।
पापा और दीदी को विला इतना पसंद आया कि वो दोनों मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। पापा तो जैसे किसी के वश में थे ही, लेकिन अब लगने लगा था कि जैसे विला को लेकर दीदी भी किसी के वश में हो रही थी। विला देखकर जब हम सब वापस घर आए, मैंने मम्मी से विला को लेकर बात करने की कोशिश की। मम्मी, आपको तो विला पसंद नहीं आया होगा ना? आपको तो वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा। बेटा, विला तो बहुत अच्छा था। पहले तो मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन उसे देखने के बाद मुझे वहां जाने में ऐतराज नहीं है। वहां का माहौल देखकर मुझे जगह बहुत पसंद आई। मम्मी की बातें सुनकर मुझे पता चल गया था कि मम्मी का भी मन बदल गया है, तो मुझे लगा कि मम्मी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मम्मी, मुझे वहां बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। विला में कदम रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे एक जगह पर बांधने की कोशिश कर रहा हो। और तो और वो आंगन में जो झूला था वो खुद ब खुद हिल रहा था। एकांश बेटा, हो सकता है ये सब तुम्हारा वहम हो। मम्मी, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। मेरा वो विला जाने का बिल्कुल मन नहीं है। और तो और वहां ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई और भी था। बेटा, हम सभी को वो विला बहुत अच्छा लगा, और है भी कितना अच्छा। और अब तो पैसों का भी इंतजाम हो गया है। मम्मी मेरी बात समझ नहीं रही थी और उस बात पर मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कोई मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है? तभी मम्मी ने वापस मुझे गुस्से से देखा। अंदर जाओ एकांश, हम सब उस विला में रहने जाएंगे, और अब इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी।